आइए दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर। हमने सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर क्विक रिवीजन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन 1 टू हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके वीडियोस मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चाहे कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने ऐड करवा दी है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो भी वीडियो की आपको ज़रूरत है, क्विक रिवीजन की ज़रूरत है या फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एग्जामिन करिए कहता है सर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एग्जामिन करना है आपको। क्या चीज़ कहता है कि एक्टिविटीज़, फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, हमें दिख रहा है A B C, 3 तरीके की एक्टिविटी दे रखी है। तो आपको कहता है कि अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, मतलब कि इसे सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं, वो आपको अमाउंट मतलब कि आपको डिसाइड करना है, बताना है। ठीक है, अब जैसे ही याद रहे सर, जब भी ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं, तो सिंपली यस और नो लिख के नहीं आना है, इससे रिलेटेड प्रोविज़न लिख के आनी है पूरी की पूरी। फिर क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन करके आना है कि जिसका भी नाम है वगैरह वगैरह क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल आप लॉ में केस स्टडी सॉल्व करते हैं बिल्कुल उस तरीके से, कि पहले प्रोविज़न लिखते हैं, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो लिखते हैं, और थर्ड चीज़ में आप थर्ड पैराग्राफ में आप उसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से लिख के आइए, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ बनाए ना बनाए कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पैराग्राफ में पूरे का पूरा आंसर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जिस तरीके से भी लिखना चाहे, लेकिन आपकी प्रोविज़न जो है वो आपके आंसर में होना कंपलसरी है। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके के आंसर देने वाले हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ने खुद यहाँ पे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिए। मतलब कि सिंपली मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, और क्वेश्चन बता रहा है सिर्फ यस और नो में आंसर देना है तो ही। ठीक है, बाकी 1 नंबर में है, 2 नंबर में प्रोविजन आपको लिख के आनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो। क्वेश्चन डिफाइन करता है, ठीक है, कि यस और नो ही चाहिए हमको आंसर, तो यस और नो। बाकी क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है, मतलब कि प्रोविज़न लिख के आनी पड़ेगी चाहे जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, प्रोविज़न लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला एक एक्टिविटी दे रखी है, डिफरेंट 3 एक्टिविटीज़ है। सबसे पहली एक्टिविटीज़ को देखते हैं। कहता है कि सुलेखा करके मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और इनकी फैक्ट्री है इन दिल्ली। ठीक है, इनकी फैक्ट्री जो है वो दिल्ली के अंदर है। कहता है डिपोट मुंबई में है, डिपोट इन मुंबई। ठीक है, तो दो अलग अलग जगह पे इनका पूरे का पूरा ये बिज़नेस एक चेन की तरह वर्क करता है। मतलब कि फैक्ट्री जो है वो दिल्ली के अंदर है और ये गुड्स जो है वो डिपोट में जाते होंगे। ओबियसली डिपोट से हम कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, तो पूरे का पूरा बिज़नेस जो है वो स्टेट वाइज फैला हुआ है। मतलब कि दिल्ली के अंदर हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से गुड्स बनता होगा, और डिपोट हमारा मुंबई में है, वहाँ से हम गुड्स को बेचते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ दिस एस्टेब्लिश आर रजिस्टर, मतलब कि दोनों ही अपने अपने स्टेट के हिसाब से रजिस्टर है, रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री जो है वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर है, डिपोट जो है वो मुंबई के अंदर रजिस्टर है। तो दोनों अपनी अपनी जगह जो है क्या है सर, रजिस्टर है। तो अगर इतना ही पढ़े, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है सर, दिल्ली और ये मुंबई। ठीक है, दिल्ली और मुंबई ये दोनों क्या चीज़ है सर, दिल्ली और मुंबई जो है ये दोनों क्या है सर, दिल्ली और मुंबई दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्या मैं ये कह सकता हूँ दोनों अपनी अपनी जगह रजिस्टर है? ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, कह सकते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, इसके बाद कहता है फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही चल गया था, फैक्ट्री और डिपोट है, तो वही चीज़ होती होगी ना कि फैक्ट्री में गुड्स बनता है और डिपोट से क्या होता है सर, सेल होता है। तो ये वही चीज़ कहता है कि गुड्स को हम बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, फिनिश गुड्स बनता है, और फिर हम क्या करते हैं, डिपोट को बेच देते हैं विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन उसमें कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली हमारी ही दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे कंसिडरेशन लेंगे, तो विदाउट कंसिडरेशन हम क्या करते हैं, फैक्ट्री दिल्ली में जो फैक्ट्री है वहाँ से हम फिनिश्ड गुड्स को भेज देते हैं मुंबई के अंदर विदाउट कंसिडरेशन, सो डेट द सेम कैन बी सोल्ड। ठीक है, ताकि हम जो है डिपोट से हम अपने कस्टमर को अपने फिनिश्ड गुड्स को बेच पाए। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको सिंपली बताना है कि इस चीज़ को सप्लाई माना जाएगा या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली हमने एक शेड्यूल 1 की एक्टिविटी पढ़ी थी, पूरे का पूरा मैंने चार्ट आपको क्विक रिवीजन में
फटाफट से रिवाइज करवाया था। चार्ट हमने देखा था कि सर शेड्यूल 1 में एक एक्टिविटी ऐसी थी जहाँ पे कहा गया था कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, अगर वहाँ पे बिजनेस पर्पस है, ठीक है, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। कंसिडरेशन है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या फिर हम कहें रिलेटेड पर्सन, ठीक है, इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे बिजनेस पर्पस है, बिजनेस पर्पस है, तो वहाँ पे हम क्या मान लेंगे सर, ये सप्लाई है। कंसिडरेशन नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो क्या है सर, सप्लाई है। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। बिजनेस पर्पस है क्या, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, फैक्ट्री से डिपोट में ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे गुड्स, ठीक है, मतलब कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, ट्रांजैक्शन है, और प्लस क्या होना चाहिए सर, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। तो क्या बिजनेस पर्पस है, आंसर इज यस। हम यहाँ पे गुड्स को सोल्व करने के लिए ही तो हम यहाँ पे फैक्ट्री से डिपोट भेज रहे ताकि हम हमारे गुड्स को सोल्व कर पाए, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस ही हमारा ये, ठीक है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ट्रांजैक्शन जो है वह जहाँ पे बिजनेस पर्पस है, ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही। इसका मतलब ये क्या है सर, सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, आंसर में ऑलवेज प्रोविजन पहले लिखेंगे, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे कि ये सप्लाई ट्रीट किया जाएगा या फिर नहीं, तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रमन करके कोई पर्सन है, कहता है आर्किटेक्चर है रमन, चेन्नई के अंदर, ठीक है, चेन्नई के अंदर आर्किटेक्चर है। इसके बाद कहता है कि हिज ब्रदर हु इज़ सेटल इन लंदन, मतलब कि इनके एक ब्रदर भी है, ठीक है, वो लंदन में सेटल है, कहता है वेल नोन लॉयर है, ठीक है। तो रमन जो है वो आर्किटेक्चर है चेन्नई के अंदर, और ब्रदर जो है वो लॉयर है लेकिन वो लंदन के अंदर है। रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, मतलब कि रमन ने क्या किया है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस इंपोर्ट करी है, दूसरी कंट्री है ना, ब्रदर दूसरी कंट्री से है, लॉयर है, ठीक है। तो लीगल सर्विस, हमें लीगल एडवाइस वगैरह चाहिए था, लीगल सर्विस कह सकते हैं, लीगल एडवाइस मतलब कि सर्विस, ठीक है। तो सर्विस इंपोर्ट करी है लंदन से, हमें इंडिया के अंदर जो है सर्विस हमने लीगल एडवाइस ली है, किससे ली है सर, ब्रदर से। रमन ने ब्रदर से लीगल एडवाइस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और किसके लिए, तो सर कहता है कि फैमिली डिस्प्यूट के लिए, कुछ है फैमिली डिस्प्यूट, तो उसकी वजह से उन्होंने लीगल एडवाइस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने भाई जो लंदन में लॉयर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको बताना है कि क्या ये सप्लाई है या फिर नहीं। तो वही मैं शेड्यूल 1 की ही एक्टिविटी वापस से याद करवाऊँगा। शेड्यूल 1 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सर अगर यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात, फिर से मैं वो चार्ट पे ले जाऊँ तो आपको याद आना चाहिए सर, जब हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि सर अगर जिस क्वेश्चन की बात करें क्या उसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है तो फिर कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर सर्विस इंपोर्ट की जा रही है और उसमें कंसिडरेशन है तो ऑलवेज वो सप्लाई है, ठीक है, फिर तो कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर, रमन ने अपने भाई जो लॉयर है, ठीक है, लंदन के अंदर, वहाँ से सर्विस ली है, लीगल एडवाइस, ठीक है, सर्विस तो ली है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ली है, मतलब कि कंसिडरेशन नहीं है। तो कहता है दूसरी कंडीशन भी देख लेना, पहली कंडीशन कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है, शेड्यूल 1 ये कहता है कि कंसिडरेशन नहीं है। तो एक चीज़ देख लेना, अगर वो भी फुलफिल हो गई तो कंसिडरेशन है, तो सप्लाई है, वरना नहीं है। तो शेड्यूल 1 कहता है कि देखो क्वेश्चन में क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, हाँ जी सर, हमने क्वेश्चन में देखा कि ब्रदर से लीगल एडवाइस यहाँ पे इंपोर्ट करी गई, मतलब कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। दूसरा कहता है कंसिडरेशन नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो हाँ जी क्वेश्चन में कंसिडरेशन नहीं था, अगर कंसिडरेशन था तो सोचना ही क्या, वो सप्लाई था। लेकिन कंसिडरेशन नहीं है तो एक और चीज़ देख लेना, क्या देखना है सर, कहता है कि क्या रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप है, प्लस प्लस कह रहा हूँ, ठीक है, प्लस बिजनेस होना चाहिए, मतलब कि दो कंडीशन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए और बिजनेस पर्पज होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करते हो तो ये सप्लाई है। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाए या फिर दोनों नहीं कर पाए, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, क्या ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। क्या सर दो कंडीशन थी सर, एक रिलेटेड पर्सन, ठीक है, रिलेटेड या फिर आपका है डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए और प्लस बिजनेस पर्पस होना चाहिए, ठीक है।
बिजनेस पर्पस होना चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की तो बात ही यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है सर, हम जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उसको रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में देखा। यहाँ पे तो पर्सन की बात हो रही है, तो हो सकता है रिलेटेड पर्सन का यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाए। तो देखते हैं एक बार। कहता है रमन है और उनके भाई है, ओबियसली यहाँ पे रिलेटेड पर्सन हो सकता है। ठीक है, रमन और उनके भाई ऑब्वियसली ये एक फैमिली के ही मेंबर है। लेकिन याद रहे सर, जब हम फैमिली की बात करते हैं, मतलब कि ब्रदर सिस्टर फादर इस तरीके की क्वेश्चन में बात करी जाए, तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि फैमिली की डेफिनेशन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको गिवन है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। फैमिली की डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से कहता है कि भाई ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, फैमिली मतलब कि रिलेटेड पर्सन फैमिली तभी मानी जाएगी, मतलब कि फैमिली मेम्बर तभी माना जाएगा जब वो डिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब कि रमन और ब्रदर उनके, ठीक है, रमन और उनके ब्रदर ये रिलेटेड पर्सन तभी माने जाएंगे जब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई एक पर्सन दूसरे पे डिपेंडेंट है, काम हो जाएगा। लेकिन हम देखें कि रमन जो है वो आर्किटेक्चर है, मतलब कि खुद कमाते हैं, उनकी सैलरी है वगैरह चीज़ें, और ब्रदर भी खुद सेटल है लंदन के अंदर, लॉयर है वेल नोन। ठीक है, तो वो भी खुद कमाते हैं और खुद अपना कर लेते हैं, काम खत्म। मतलब कि एक भी पर्सन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कहे रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, ये सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है वो तो हमें पता चल ही गया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आसानी के लिए दूसरी कंडीशन भी क्या फुलफिल कर रहे थे, ये सिर्फ जानने के लिए नॉलेज पर्पज के हिसाब से देख लेते। बेसिकली सप्लाई नहीं है तो पता चल गया, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सीधी सी बात ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, लेकिन बस क्या कहता है नॉलेज पर्पस के हिसाब से दूसरी कंडीशन भी देख ले क्या फॉलो हो रही है क्या नहीं। तो कहता है बिजनेस पर्पस था क्या, तो कहता है कि बिजनेस पर्पस नहीं, वो तो फैमिली डिस्प्यूट पर्पस था। मतलब कि इसमें बिजनेस पर्पस भी नहीं था, दोनों कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो कहाँ से सप्लाई होगा। सप्लाई की कंडीशन फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन नहीं है, तो आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। इसमें तो दोनों ही नहीं की है। ठीक है, तो ये तो सप्लाई है ही नहीं, ये तो पता चल गया। इसके बाद कहता है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट। थर्ड केस कहता है कि क्या आपका आंसर बदलता अगर रमन हैज़ टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस। मतलब कि ये एडवाइस जो है वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं होती और बिजनेस पर्पस के लिए होती, तो क्या आपका आंसर कोई चेंज होता। तो आइए देख लेते हैं, ये दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है, बस मुझे ये बताइए। तो अगर यहाँ पे बिजनेस पर्पस होता तो यहाँ पे क्या होता सर, ये क्रॉस है उसे करेक्ट कर देते हैं कि हाँ बिजनेस पर्पस तो है। लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आंसर इज नो, क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या है सर, रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए और ये तो दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन है, मतलब कि डिपेंडेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो भी क्या होगा सर, सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। तो हमारा क्या आंसर बदलता, आंसर इज नो, हमारा कोई आंसर नहीं बदलता। फिर भी हम यही कहते हैं कि यह सप्लाई नहीं है। ठीक है, हालांकि बिजनेस पर्पज़ है लेकिन रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप नहीं है, और रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप नहीं है तो ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। एक बार हम इसे सॉल्यूशन से देखेंगे। आइए आपके सामने देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया है, एक बार हम इससे देख लेते हैं क्या आंसर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6A देख लीजिए, यहाँ पे सप्लाई है, हमने कहा था सर सप्लाई है, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप हमें देखने को मिला था, डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, और डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप है, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो चाहे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी हम क्या कहेंगे सर, वो सप्लाई है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए और बिजनेस पर्पज़ होना चाहिए, बस दो ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे ये सप्लाई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड बी केस कहता है कि रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे चीज़ें आ रही थी लेकिन रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में ये आ नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन में फैमिली की डेफिनेशन लिखी है, जहाँ पे वर्ड लिखा गया है सर वोनली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट पर्सन थे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की कोई रिलेशनशिप नहीं आती है और इसकी वजह से हमने क्या कह दिया सर, ये सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे ये रहा, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई नहीं माना जाएगा।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा कि भाई अपना बिजनेस होता, फैमिली डिस्प्यूट पर्पज़ की जगह बिजनेस पर्पज़ ही होता तो क्या आंसर चेंज होता, फिर भी हमने कहा था नहीं सर। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पर्सन की यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं थी, मतलब कि दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, रिलेटेड पर्सन रिलेशनशिप और बिजनेस पर्पज़, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, जो आप दोनों नहीं कर पाए, इसलिए तीसरा भी हमारा क्या था सर, सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में कहाँ पे लिखा है इन लोगों ने डायरेक्ट आंसर, नॉट बी ट्रीटेड एज, ये रहा, स्टिल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, फिर भी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, शेड्यूल 1 पे डिपेंडेंट था। तो हमने अगर वो चार्ट आपने लिख रखा है, ठीक है, कौन सा चार्ट, हमने जो क्विक रिवीजन के लिए करवाया था, ये आपने लिख रखा है तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।